आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूँगा। आज सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। देखिए मेरे दोस्त, इस होली के शुभ अवसर पर हम यूँ तो बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का पाठ्य पुस्तक इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद यह हमें पढ़ना नहीं है मेरे भाई, हमें इसको समझ लेना। देखिए, जो जितना ज़्यादा अपने लाइफ में सीरियस रहेगा ना, मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा सीरियस रहने से होता क्या है भाई। होली का मौसम है, फगुनाटा चल रहा है, आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। और मैं यही आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे एक तरह से कहानी के रूप में सुने, क्योंकि आप कहानी के रूप में सुनेंगे ना, आपको अच्छे तरह से सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, मेरे भाई कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहता है। दोस्त, मेरा वीडियो भले ही शॉर्ट रहता है, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। मेरा वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त संसाधन अभी नहीं है उपलब्ध। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट आप लोगों के समक्ष रखा जाए ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए ना, वाद जिसमें जुड़ जाता है ना, वाद मतलब विचारधारा, उसके साथ एक विचारधारा जुड़ जाता है। जैसे आप सुने होंगे क्षेत्रवाद, आप सुनिएगा ना हिस्ट्री में बहुत से वाद। अरे वाद मतलब नारीवाद, नारी के बारे में विचारधारा होता है। क्षेत्रवाद, परिवारवाद, समाजवाद, ऐसे बहुत से, नस्लवाद है ना, साम्राज्यवाद, अब बहुत से वाद ऐसे सुनेंगे। अच्छा, परिवारवाद, परिवार का तात्पर्य यह है कि केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है ना। परिवार नहीं कहते लालू अपना परिवारवाद कर रहे हैं, अपने बेटा को बस मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगा रहते हैं। अरे यार, मैं एक बात बताऊँ आपको, आप गुस्सा मत होइएगा, मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब कि परिवारवाद अपने परिवार के बारे में सोचता है, समाजवाद अपने समाज के बारे में सोचता है। जैसे हिंदू अपने समाजवाद की बात करता है, मुस्लिम अपने समाज की बात करता है, ऐसे ही हम बात करते हैं। अगर क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो क्षेत्र में बिहार अपने क्षेत्र की बात करता है, यूपी वाले भैया अपने क्षेत्र की बात करते हैं। उसी तरह मराठी लोग अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसका हम क्षेत्रवाद कहते हैं ना। उसे नस्लवाद, हाँ, नस्ल के आधार पर अगर भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर तो नस्लवाद कहते हैं, है कि। उसी प्रकार आप सुनेंगे रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब है ना, जो शुरू से परंपरा चली आ रही है उसी पर उसका ताना बना कसा हुआ आता है, उसको रूढ़िवाद कहता है। हम एक एक चीज़ आपको लिखवा देंगे भैया, आप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होइए। जब आप कहानी को ना एक कहानी जैसा सुनिएगा ना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इतिहास कहते क्या, सबसे पहले आप सोचिए ना, इतिहास, हेरोडोटस ने हिस्ट्री का प्रयोग किया। इतिहास, इति मैंने बीती, हास मैंने कहानी, हमको कहानी सुनना है, ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब साम्राज्य की बात करते हैं। तो साम्राज्यवाद का मतलब साम्राज्य के बारे में अपना वाद विवाद। अच्छा, ज़्यादा वाद विवाद में नहीं फंसते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ना, ऐसी होता है कि जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता के वाहक बनती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आप सुने हुए इंग्लिश में कहानी, एकता में ही बल है। तो बल है कहने का मतलब कि जब लोगों के भौगोलिक मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा चुका है 9th में, क्लास 9th के आप प्रीवियस वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं। भौगोलिक मतलब उस भूगोल में रहने वाले लोगों के बारे में। सांस्कृतिक मतलब उस संस्कृति, एक संस्कृति को मानते हैं। सांस्कृतिक मतलब एक संस्कृति में लोग बने ना, हिंदू धर्म की अपनी संस्कृति है, मुस्लिम का अपनी संस्कृति है। सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग एक विशेष भावना के तहत पर आपस में आत्मित्व के तरफ जुड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। समझ, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। अरे भैया, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। हमने बताया था यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ ना, तो हर महीने झगड़ा होता था मेरे भाई, हर महीने झगड़ा होता था। अब पता है, हर महीने झगड़ा तो होता था, लेकिन क्या होता है, अच्छा सोच, एक बात बताइए, आपको अपने देश भारत के बारे में पता होगा, नक्शा जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, मैप नहीं पढ़ेगा ना, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूरोप किधर है, फ्रांस किधर है, जर्मनी किधर है। यार मेरे भाई, आपको नक्शा पे ले चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको नक्शा पे ले चलते हैं। वाह, देखिए हम आ गए अपने नक्शा पर। भारत, अच्छा भारत देख रहे हो ना, अभी कितने 28 राज्य है ना। 28 राज्य नहीं थे मेरे भाई, 500 से भी ज़्यादा। अभी भारत का जो नक्शा देख रहे हो ना, इतना कितना सा प्यारा लगता है ना मेरे भारत माता। अच्छा, इसे नहीं थी, 500 से भी ज़्यादा। अपना देखिए, अवध का अलग नवाब होता था, बिहार का अलग नवाब होता था, है ना। हाँ, बिहार का अलग होता था, मराठे वाला अलग थे, है वीर शिवाजी, है कि नहीं। और दिल्ली का बादशाह तो अपना था ही, है कि नहीं। और साथ ही साथ राजस्थान का, हाँ, चित्तौड़ वाले, अरे मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। गुजरात में अपना अलग होता था, है ना, आदिल शाह। तो ऐसे बहुत से रियासतों में हमारे देश बटा हुआ था। इसी प्रकार हमारा यूरोप
यूरोप आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये यूरोप है, ठीक है, ये जितने क्षेत्र आते हैं सब यूरोप में आते हैं। ये यूरोप है, ये हमारा एशिया है कि नहीं, ये अफ्रीका है, आपको तो पता होगा, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट्स है। तो यूरोप में हर महीने झगड़ा होता था, ऐसा कोनो दिन नहीं बीता था भैया, इन लोग का ऐसा कोनो दिन नहीं बीता था कि बिना झगड़ा का इन लोग का एक एक दिन पार हो जाए, ठीक है ना। हाँ, हर दिन एक खून के होली खेलते थे, ठीक है। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं अपने, फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं। ये राष्ट्रवाद की भावना का बेजोड़ यूरोप में हो चुका था, ठीक है, पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक ना। मेरे तो इस टाइम का सबूत कम है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जानते हैं यहाँ पर एक शासक था, उसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट ने ना अकेले जर्मनी उस समय बताइए 300 टुकड़ों में टूटा था और उसको 13 भागों में उसको किया, ठीक है ना। और इस सब टुकड़ों को मारकर नेपोलियन बोनापार्ट ने एकत्रित कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन से उलझ गया। अब इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। इनको बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अब क्यों हुआ फ्रांस की क्रांति, इसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। चलिए मेरे भाई एक कमेंट करेंगे, सर बता दीजिए फिर से क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी फ्रांस में। चलिए हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में। क्रांति की शुरुआत देखिए मेरे भाई, क्रांति की शुरुआत, अब किसी चीज़ को ना इतना ना, किसी इंसान को ना करो इतना परेशान क्यों अपना इंसानियत को बैठे। आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं फ्रांस में क्रांति कैसे हुई थी। अरे मेरे भाई 3 स्टेट में हमारा फ्रांस बटा था उस समय, ठीक है। और उसमें आपको पता होगा कि लुई 14वां, हाँ ये सब नंबर नहीं बदलते थे, लुई 14वां, लुई 12वां, लुई 13वां। तो लुई 14वां जो था ये बोलता था लुई 14वां ना मैं ही राज हूँ, और लुई 15वां बोलता था कि अपने आप को भगवान ही मानता था। और लुई 16वां जब हुआ, लुई 16वां, तो इसकी जो सेंट मेरियन से जिसकी शादी हुई थी, उसकी जो बीबी थी, वो बहुत ही फिजूल खर्चे में, इन सबों का सामने शौकत खत्म नहीं होता था, ठीक है। हाँ, तो ये तो अलग बात है। बहुत जब जिस समय राजा बना था ना उस समय सारा उसका सरकारी खजाना ही खाली हो चुका था। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण डेट यहाँ लिखा है, डेट हमको याद करना क्या है यार, हम कहानी सुनते हैं ना, आप डेट याद हो जाएगा अपने आप। तो राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो जाता है, लेकिन इन सबों का ना शान शौकत कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर यहाँ क्या होता है कि ई क्या करता है कि कर लेने के लिए ये तीनों का बैठक बुलाता है। उसको कहा जाता था जनरल स्टेट, क्या बोला था, स्टेट जनरल। प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाया जाता है। आपको पता है कि उस समय सभा तीन स्वर्गों में विभाजित थी, आपको पता होगा। देखिए ये जनता का था, ये जनता वर्ग था, ठीक है, एक कुलीन वर्ग था और एक पादरी वर्ग था, पादरी, ठीक है। और इन सबों में आपको पता होगा कि यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, यहाँ के जो कुलीन और पादरी वर्ग थे ये 300 के प्रतिनिधि होते थे और अकेले जनता 600 का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी फैसले इन लोग के पक्ष में जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचिए ज़रा। ऐसे होता था कि ये सब जो थे ना, एक एक लोगों को, मतलब कि 300 में से, अब मान लीजिए एक बता रहा हूँ मैं मोटा, अब मान लीजिए 600 है ये जनता का, 300 इन लोग का है, ठीक है। और 300 में से केवल एक तरह से, मतलब 150 एक लोग चुनेगा, अच्छे 100 भी एक लोग को चुनेगा। अब इसमें तो ऐसा होता था कि दोनों जानते हैं, जो लग्जरी लाइफ जीने वाला टाटा बिरला अंबानी होते हैं ना, वो अधिकतर साधन की तरफ ही झुक जाते हैं। तो इन लोगों का पलड़ा हमेशा भारी होता था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब 5 मई, और देखिए डेट यहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लुई 16वां ने जब 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, तो प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलिशान भवन को सजाएगा, ठीक है। सजाना इन लोग का खर्चा हुआ था, उसे और सब फालतू हुआ था। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, हमने जैसे बात किया, 300 इन दोनों लोग थे जो कि आमने सामने बैठे थे, ठीक है, अच्छे से वाले पीछे बैठे थे। और लेकिन इसमें देखिए अभी भी इन सब से नाइंसाफ़ी हो रहा है कि किसान, औरत और कारीगरों को हमेशा से वर्जित कर दिया जाता है। आज भी हमारे देश में भी, लेकिन अभी तो ठीक है, मोदी जी का शासन है, अभी हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब महिलाओं को तो काफ़ी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है। और यहाँ पर आपको पता है कि फिर भी किसान, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें, मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए तो थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं कुछ। देखिए ना, आपको बताते हैं, लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ था, क्योंकि प्रत्येक को एक एक मत देने का अधिकार था। ठीक है, और ये बात देखिए, इसी समय कुछ हमारे समाज सुधारक जो होते हैं ना, ऐसे देखिए पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया, किसने? रूसो ने, वहाँ के। और तीसरे स्टेट प्रतिनिधि का विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, तीसरे स्टेट वाले। अब बताइए, ठीक है किया अभी लोगों का। और अब सभा तो था नहीं, तो वहाँ पर एक था टेनिस कोर्ट, वहाँ पर सब लोग जाकर जमा हो गए। ठीक है ना, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में सब लोग जाकर जमा हो गए और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। प्रतिदिन वहाँ पर बैठक होता था और इसके नेतृत्व मिराबे और आबे सीए ने किया। ठीक है, तो हमने ये सब भी जान लिया। और देखिए तीसरा स्टेट क्या है, ये किसने लिखा था? मूलतः इसको लिखे थे आबे, नहीं, किसने लिखा था? आबे सीए नहीं लिखा था। तो इन्होंने जनता को समझाने बुझाने का कार्य किया। और देखिए टेनिस कोर्ट में शपथ कैसे ले रहे हैं, आप यहाँ इस वीडियो में, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से। तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रांत में क्रांति हुई। और ऐसा ही नहीं हुआ, आगे बहुत सारे कुछ लिखे हैं, आप देखिए। देहाती इलाकों में गांव-गांव तक अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे टुकड़े को बुला लिया। और आपको पहले ही, और मेरे भाई किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुई इसका मैंने अब विस्तार से वर्णन किया है अपने पिछले वाले वीडियो में, आप जाकर एक बार उसे फिर से देख लीजिए। और देखने से आपको ज़्यादा काफ़ी समझने में सहूलियत होगी। और देखकर बताइए भी, जो चीज़ नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, इससे आप हमको प्रेरणा मिलती है। और आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे। मैं नहीं राजतंत्र वैसा हूँ कि जैसा कहते थे मैं ही राजा हूँ और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, नहीं, आप ही मेरे भगवान। और अभी बात हो रहा था क्या, नेपोलियन ने आक्रमण कर दिया। और नेपोलियन ने क्या किया, देखिए नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान कर। उन्हें एक ऐसा नाम नहीं रखा, ठीक है, उसने एकत्रित किया लेकिन नाम नहीं रखा, नामकरण नहीं किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विरोध भी जगह। देखिए अब इसका बाइकाट भी करेंगे लोग, है ना, जो हाँ भाई जो लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं, बड़े बाप के बड़े बड़ा, तो फिर करेंगे ही करेंगे। देखिए नेपोलियन के पतन जब हो गया था ना, यूरोप की विजयी शक्तियाँ राष्ट्रीय की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई, 1815 में एकत्रित हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में उत्पन्न उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। देखिए इस समय एक ठो और बना था, उसका नाम था मेटरनिक। ठीक है ना, मेटरनिक, मैं आप बता देता हूँ मेटरनिक कौन था। देखिए ये भी एक तरह से उन सबों का नेतृत्व करने वाला नेता ही बना, लेकिन ये नेपोलियन का जस्ट अपोजिट था। ठीक है ना, नेपोलियन जनता के लिए, जनता का अधिकार के लिए ही करता था, लेकिन ये मेटरनिकवा का ना, ये रूढ़िवादी सोच था, अहंकारी प्रवृत्ति का था ना, राष्ट्रवाद की जो शासन था उसको नीचे करना चाहता था। ठीक है, तो क्या क्या हुआ आप देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया है कि 1815 में वियना में सम्मेलन मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना। और जनतंत्र और राष्ट्रवाद की शक्तियाँ को राजनीति को निर्धारित करने लगी उभर रही थी, इसी का विरोध वो कर रहा था मेटरनिक। कि कौन विरोध कर रहा था? मेटरनिक, मैंने बताया ना। और ये चीज़ था कि इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और प्रशा के ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर व्यवस्था की, जिन्होंने यूरोप की शांति को संतुलन स्थापित करना था। अशांति फैल गया था ना, अब भैया राष्ट्रवाद की जब भावना स्थापित होता है तो क्रांति भी होगा, क्रांति में अशांति तो होना ही है। तो नेपोलियन, जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था, गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उनका विरोध करना और प्रांतीय व्यवस्थाओं का पुनर्स्थापन करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। देखिए आप अपने से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि मेटरनिक के बारे में, तो आप संक्षिप्त वर्णन करने के लिए तो आप अपने से बारे में लिख सकते हैं। अब आपको समझ में, जब आपको समझ में आ जाता है आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए मेटरनिक ने कई राज्यों को विभाजित कर सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। ठीक है ना। पता है क्या कर दिया उसने? इटली जो एकत्रित किया था उसको 31 टुकड़ों में जो बढ़ा था, उसको जर्मनी को 39 रियासतों का संघ कायम करा, जिस पर अतिरिक्त पुरुष से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया। अब जानते हैं ना, अकेले शासन करना किसी के बस के बात नहीं, तो उसने 39 रियासतों का छोटा छोटा बंटवारा कर दिया। और करता क्यों नहीं, एकता को तोड़ने के लिए सबसे पहले यही उसके लिए उचित मार्ग उसको समझ में आया। ठीक है,